So, dear and respected all the scholars, most welcome for this our fourth session. मैं इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का ये सत्र जो है उसकी हम यहाँ शुरुआत करते हैं। यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुनमुन मंडल जी अभी ज्वाइन हुए हैं। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है डॉक्टर मुनमुन मंडल जी? क्या मेरी आवाज आपको? Yes sir, absolutely, you are audible. Yes, okay, thank you. So we'll start our today's session here. Just a minute. क्या आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes. ओके ओके। यस सर। आप में से कोई ये बता सकता है कि ये पिक्चर जो है इसका आर्काइव्स में क्या मतलब है? कोई बता सकता है? What is the meaning of this picture in terms of archives? Can you say a few words about it? कोई बता सकता है? राजस्थान के बारे में कुछ होगा। हमें आर्काइव्स के संबंधित सोचना है, तो कोई बता सकता है? सर एंशिएंट टाइम पीरियड में से ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा सकता होगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता था, सही बात। और कुछ? सर ये हाउ द थिंग्स इवॉल्व्ड शोज कि ऐसे, और फिर वो जो हॉर्स बैक का जो स्केच है कार्टून वो कैसे चेंज हुआ एंड व्हाट वर द थिंग्स यूज्ड इज व्हाट इज शोन इन दिस पिक्चर। Okay, now just here is a question for you. So, can you say how messages sent in historical period? First for long distance, second for short distance. Anyone? कोई बता सकता है कि मैसेजेस, संदेश जिसको हम कहते हैं, वो कैसे भेजे जाते थे? पहला, दूर अगर भेजना है तो कैसे भेजते थे? कोई बता सकता है? If we want to send a message for a long distance, then which methods they used for it? सर messengers were there. जो हाँ animal cards with animal cards. Okay. They carry. Okay. Yes, messengers later followed by journeymen. They also acted as messengers. Even travelers later, they also acted as messengers. Okay. Other than the representatives, royal representatives and other ones. So many kinds of messengers were being used. Yes, so nice. Anything else from that? और किसी को कुछ कहना है? व्यापारी लोग भी यूज करते हैं। व्यापारी लोग होते थे। Yes, okay. और कोई फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कोई बता सकता है? शॉर्ट डिस्टेंस माने तो मैं इस घर में रहता हूँ, उस घर में मुझे मैसेज देना है, मैं उस घर में नहीं जा सकता हूँ। I am not allowed for to enter in that home. Then how can I send the message? आजकल क्या करते हैं घर में बैठे बैठे? लेटेस्ट जस्ट वन एग्जांपल, घर में ही हम क्या करते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में पानी चाहिए, आई नीड वाटर, जस्ट सेंड द मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उस समय क्या करते थे? कोई बता सकता है? एनीवन? सर वो दो प्रोसेस हैं, एक मैसेंजर्स होते हैं जिनके थ्रू वो अपना मैसेज कन्वे करा देते हैं वर्बली, और दूसरा वो रिटन फॉर्म में भेजते हैं, तो उसको भी करते हैं। देखिए, चलिए अभी हम ये थोड़ा सा टेक्निक देखेंगे। आप यहाँ सामने जो देख रहे हैं, पिजन्स। ओके, तो ट्रेन पिजन्स, जिनको ट्रेन किया जाता था, तो ये पिजन का लेग आप देख रहे हैं बराबर। यहाँ पर उन्होंने एक चिट्ठी बांध दी है, और शायद आपने कालिदास का भवभूति का अगर साहित्य पढ़ा होगा तो उसमें भी कई सारे वर्णन आते हैं। कालिदास ने तो कहा है कि बादलों को ही उन्होंने संदेश दूत, मेघदूत, वो वर्ड यूज किया है, बराबर है ना? सो यहाँ जो है एंसेंट पीरियड से इस तरह से बर्ड्स का यूज किया जा रहा है, कैमल्स का यूज किया जा रहा है, हॉर्स का यूज किया जा रहा है। ओके, बट टिल टुडे आप आज भी देख सकते हैं, ये पिजन जो आप देख रहे हैं उसको क्या लगा हुआ है? यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है।
और ये आज के मिलिट्री में यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम, रडार टेक्नोलॉजीज और इस सभी में जो है मिसाइल गाइडेड लॉन्चिंग सिस्टम्स, इसमें अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर वहां से यहाँ आता है तो उसको मारकर गिरा दिया जाता है, मगर बर्ड्स के लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सो दे यूज सच टाइप ऑफ द टेक्निक्स। दिस इज व्हाट हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं, विच मेथड वी यूज फॉर इट। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं एक पिजन जो उस समय संदेश वहन करता था, वहां से लेकर ईमेल तक का, पोस्ट कार्ड से लेकर ईमेल तक का जमाना आ गया। क्या आप समझते हैं आप पोस्टमैन का है। सो बर्ड से लेकर के यहाँ आप देख रहे हैं पोस्टमैन और पोस्ट कार्ड और ईमेल तक का ये जमाना आ गया है। तो ईमेल जो है आज की तारीख में ऑथेंटिक मैसेज कहा जाता है, बराबर। और हमने कल जो बात की थी डिजिटल आर्काइव्स की, तो डिजिटल आर्काइव्स में रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है, डिजिटल जो भी रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, तो ईमेल्स भी जो होते हैं वो हमें मेंटेन करने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, आइदर वी टेक द स्क्रीनशॉट्स, उसका भी एक फोल्डर बना दिया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ईमेल अगर उसकी मर्यादा अगर खत्म हो गई, आपके पास अगर पेड वर्जन अगर नहीं है, जी सूट वगैरह नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कुछ सालों बाद में या विशिष्ट संख्या या विशिष्ट लिमिट जो है उसका खत्म होने के बाद डिलीट हो जाएगा। तो फॉर दैट ईमेल का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रिंट लेके रख सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, मैसेज कितना महत्वपूर्ण है और उसको हम स्टोर करने की आवश्यकता है या नहीं, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो अभी हम यहाँ पर आर्काइव्स की बात कर रहे हैं और ये सारी बातों को क्यों क्यों हमको सुनना है। अभी यहाँ जो आप ये कैमल्स देख रहे हैं, दुनिया के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक मैसेज पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रजाति के कैमल्स और अलग अलग दूसरे भी प्राणी जो है वो यूज किए जाते थे, जैसे हमने हॉर्स वगैरह की बात की। बट रिमेंबर दैट नॉट ओनली दिस, बट हमारे देश में एक व्यक्ति कर्नल जेम्स टॉड, जिसको नियुक्त किया गया था भारत में अलग अलग राज्यों से मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट करने के लिए, पर्टिकुलरली राजस्थान से। और शायद आपको पता होगा उसने जो काम किया वो कई 100 ऊंटों पर जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट डाल करके वो ले गया। जैसे हम गजनी ने सोमनाथ लूटा, ये इसके बात करते हैं, हमारे देश से आर्काइव्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश से ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कलेक्ट करके कोई और ले गए, उनके यहाँ पर उन्होंने रखा है। हमारे यहाँ पर इस तरह से हमारे रिकॉर्ड जो है अगर हमको जानना है तो हम किसकी मदद ले सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्काइव्स केस में मैंने 2 बार कल भी और परसों भी इसका जिक्र किया था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स nowadays it's working more than 199 countries and territories and around 1900 members, that they are the archives. Okay, so archives, regional archives, local archives, state archives and the national archives. अगर आपको कोई बात जान लेनी है तो जैसे मैं इंडिया के बारे में कहता हूं, अगर आपको आपका फैमिली हिस्ट्री अगर ढूंढना है तो हम ऐसा कहते हैं कि ब्रिटिश आर्काइव जो है, ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है, उनको अगर आप ईमेल करते हैं तो उनके पास अगर डाटा अवेलेबल है तो आपको रिप्लाई करते हैं, उसका जो भी चार्जेस है वो पेड करने के बाद आप वो जानकारी पा सकते हैं। लाइक दैट दिस नेटवर्क यू कैन यूज फॉर इट। सो as well working closely with intergovernmental bodies such as UNESCO, तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक बड़ा नेटवर्क है। और हम जब इंपॉर्टेंट आर्काइव्स की बात करते हैं तो आर्काइव्स रिलेटेड इंस्टीट्यूशन को भी समझना है। यहाँ पर जो है अभी हम यूनेस्को के आर्काइव्स की बात करते हैं। शुरुआत में हमने थोड़ा सा जिस दिन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट देख रहे थे उस दिन भी थोड़ी सी जानकारी ली थी, बट हियर यू कैन सी this UNESCO archives which holding more than 10,000 linear meters of documents and publications, photographs, sound recordings, films and 1,20,000 microfiches. So with the launch of an electronic records management initiative at UNESCO in 2004, the Archives and Records Management Unit also captures emails, electronic records and web archives. The web archive crossed the UNESCO portal to capture 3 complete snapshots of internet and this actually यहाँ पर हमको समझना ये है 2004 से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डाटा मैनेजमेंट वर्क शुरू हो चुका है।
मगर आज भी हमने अपने आर्काइव्स में, मैं आर्काइव्स की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ के टिल टुडे इन आवर आर्काइव्स, आर वी स्टार्टेड दिस प्रोसेस, आर यू रियली सीरियस अबाउट दिस? हम लोग इतना सीरियस नहीं है, क्योंकि मुझे अगर कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आता है, इंपॉर्टेंट के फोल्डर में मैं डाल सकता हूँ, बट मुझे ये पता है उसका लिमिट खत्म होगा, स्क्रीनशॉट लेकर के मैं उसका फोल्डर बना के उसको सेव कर सकता हूँ। बट ये आर्काइव्स में किया जाता है क्या? मैंने एक सर्वे किया था और उस सर्वे में मैंने जो फॉर्म बनाया था, हम लोगों के पास जाकर के म्यूजियम सर्वे जिस तरह से किए थे, उस तरह से हमने आर्काइव्स का सर्वे किया। अराउंड 150 आर्काइव्स आई वाज विजिटेड एंड आस्क्ड द क्वेश्चंस, is there any process for the electronic this record management? Not such any process there in any type of the archives. कुछ लोगों ने ये कहा, yes we took the print of that, हम लोग उसका प्रिंट ले लेते हैं और हमारे ईमेल में तो रहता ही है, जनरली जवाब ये मिलता है, इट्स ऑलरेडी सेव्ड इन आवर ईमेल, नो देन व्हाई शुड वी नीड। तो ये सीरियसनेस जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं, 2004 से यूनेस्को के आर्काइव्स में शुरू हुआ है। फोटोग्राफिक एंड ऑडियो विजुअल आर्काइव्स की जब बात करते हैं, so they have around 1,70,000 prints, negatives and slides, 1945 to the present, films 12,500 cans containing over 1,000 titles, audio reels 30,000 audio recordings. But see, these are only at the headquarter, they have their national or the zonal levels archives also, उनके 5 ऐसे और बड़े बड़े आर्काइव्स है जो जगह जगह पर स्कैटर्ड है। ये इंपॉर्टेंट आर्काइव्स में हम देखते हैं। यहाँ पर आप ब्रिटिश लाइब्रेरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, दे हैव एंटायर कलेक्शन, 200 million plus items were there, and now you can read here the library's collection include 14 million books along with the substantial holdings of manuscripts and historical items dating back as far as 2000 BC. So please remember that all libraries are not only the general libraries, they have their archives also. तो उनके यहाँ पर जो कलेक्शन है वो ऑलरेडी आर्काइवल कलेक्शन है, क्योंकि हमारे पास एंटिक्विटीज की जैसे डेफिनेशन है तो हम देखते हैं इट्स ओल्ड देन 100 years, समटाइम्स इट्स कॉल्ड 75 years. तो यहाँ पर आर्काइव्स में भी हम देखते हैं कि अराउंड 100 year old book which called as the rare book, but sometimes it's mentioned 75 years. इसमें अलग अलग ओपिनियंस है, अलग अलग स्कॉलर्स के मैंने जो आर्टिकल्स या ये पढ़े तो उन्होंने अलग अलग अपना ओपिनियन लिखा है। या कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई अगर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, एग्जांपल हम देते हैं, if you will get a letter by the president of India or the UNESCO general secretary, then it will become an important part of your library or your archives. Okay, so it's a rare document for you, it's an important antiquity for you, so like that यहाँ पर हमको ये डेफिनेशन, उसका महत्व क्या है, किसने लिखा है या वो चीज क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड है। So the library adds some 3 million items every year, occupying 9.6 kilometers of new shelf space. There is space in the library for over 1,200 readers. Okay, so here इंडिया की हम बात करते हैं, अभी इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन, हमारे यहाँ जब हम इंपॉर्टेंट आर्काइव्स की बात करते हैं तब हमें इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन को भी ध्यान देना है। 1919 में ये स्थापित हुआ था और आज की तारीख में हमारे यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड या रिकॉर्ड से रिलेटेड, एनी टाइप ऑफ द रिकॉर्ड्स, उससे रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं, तो ये इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन के द्वारा होते हैं। So this committee since its inception has held 61 sessions and these all things, but it's a most important part of our this archival decision, जो भी उसके बारे में निर्णय लेने हैं, जो भी एक्ट बनाने हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण चीज है। मैं सिर्फ उसका एक ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ, ज्यादा डेप्थ में हम ये नहीं करें, you just note down the points. Then the National Archives Delhi, so which called as the Grand Central Archive, and here you can see that this is after independence in 1947, this organization which was renamed as National Archive, but now here you can see a rich collection about 1.5 million documents is available among the Oriental records comprising manuscripts, hukums, khairiyats, farmans, and languages Persian, Arabic, Urdu, and more than that. Actually, it's around 14 to 15 languages documents are there. So
The most important collections are here the Fort William College collection, Inayat Jung collection, Mathura documents, Gujarat documents, Haldia papers. All these papers are available for constitutions as per the Public Records Rules 1997. So please note down that in your archives or in your libraries, you should know about Public Record Rules 1997. म्यूजियम के बारे में जब हम बात करते हैं तो इंडियन एंटिक्विटीज एक्ट 1969 उसके बारे में हम बात करते हैं. सो उसी तरह से यहाँ पर भी आपको पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997 पता रहना है. यहाँ पर जो कलेक्शन है उसमें अराउंड 1,37,000 अप्रोक्सीमेट मुगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है. इट कंसिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स, डे टू डे अकाउंट्स and revenue figures which were sent regularly to the Diwan of Deccan by the individual Diwans of Sikh province of the Deccan. अगर किसी को डेक्कन इंडिया के बारे में स्टडी करना है या मुगल दरबारची बातमी पत्रे, मराठी में एक बहुत सुंदर किताब पब्लिश की है सेतु माधव पगड़ी जो हमारे कलेक्टर थे उनके द्वारा. एंड देयर आर वॉल्यूम्स ऑफ दैट बुक, day-to-day activities or day-to-day news of this Mughal royal code. So he published all these documents. He translated from these Persian documents to Marathi and published them. So there are the important such documents. Here you can see total collections stored in our over 40 kilometer of shelf space, and only Abhilekh Patel portal in last one of our session also we took the information regarding that. And over 71,810 digitized records are available for online access. So here you can see, but this is one important thing कि ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो जला दिए गए, टॉप सीक्रेट इसके ऊपर लिखा हुआ है. और दूसरी बात है कि 13 लाख फाइलें नेशनल आर्काइव से जला दी गई. सो उसके बाद इट्स अ डिबेट, बट मैं इसके बारे में बात नहीं यहाँ पर करना चाहूंगा. हमारे पास जो भी दस्तावेज है, मैंने लास्ट टाइम भी ये जिक्र किया था, वो किस लिए महत्वपूर्ण है, वो क्या मायने रखते हैं, ये निर्भर करता है आप उसको यूज कैसे करते हैं. सो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, which है also one most important archive, I can say that, though it is a named library, so it is the largest in India with a collection in excess 2.2 million books, and it was the official building for the Governor General of India. And then it was converted as the Imperial Library. And here in this collection there are 86,000 maps and 3,200 manuscripts, but these are around 200 to 250 years old. Okay, so these are most important. Then Indian Council of Historical Research, this is also one of organization, and this is important for history subject particularly. So they have also their best collection. And as I know the members like our Dr. Sarjera Bhamre, so they have good collection with them in their offices, in their regional offices too. Then IGNCA, Indira Gandhi National Center for Arts in Delhi, which has a collection of 1.5 lakh books and subscribing over 250 journals. But the most important thing is that they have contains more than 10 million folios of unpublished Sanskrit, Pali, Persian and Arabic manuscripts, total 20,000 microfilm rolls containing 2.5 lakh manuscripts. But now, as I yesterday talked with Dr. Gaur sir, they have around 3 lakh of the manuscript, digitized the manuscript with them. So the slide unit are also there, and with digital images which are collected from the institutions like American Council for Southern Asian Art, British Library, Victoria Albert Museum. So slides over than 1 lakh have been digitized. And another portion of this IGNCA, which is called as the Kala Sampada, so digital library resources of Indian cultural heritage, and they have also good collection. Their NMM, National Mission for Manuscript, IGNCA was the nodal agency for this national mission, and in that they cataloged around 20 lakh manuscripts, and then you can see here they set up 57 manuscript resource centers, 33 manuscript partners, 42 lakhs manuscripts documented, set up a web-based national database of manuscripts with information of 2.7 million manuscripts. So this is what and most important work by National Mission for Manuscript, which was started in 2007, and I was worked here for 3 years. For Maharashtra, Andhra, Karnataka, Telangana, Chhattisgarh and Madhya Pradesh.
Then here you can see in first, second, and third phase of digitization of manuscript project is completed. So total 2.96 lakh manuscripts, as I mentioned, around 3 lakh have been digitized, and their different programs, important programs are also there. Training programs are also there, and if you want to register any type of document for this National Mission for Manuscript, they have special format. You just fill up that format, and you can send it to IGNCA. If you have good collection with you, then it will be record with your name on that, or your that library or archives or your institution name there. Okay, so you can just search in Google, you will get all the information regarding that. Then this Central Secretariat Library of Kolkata also, we mentioned about that before of this also. So around 8.5 lakh printed and non-printed documents over there, and unpublished 27,000 documents. Maharashtra State Archives, we also mentioned regarding this in last hour session. So as we mentioned, pre-1820 7,000 volumes, post-1820 2 lakh volumes, and files up to 1920 around 4 lakh files, like that. So government publications, books which was published by government, 1,25,318, and inward letter books also there, minutes books also there. So this is a great collection here. So around 20,000 old maps in this archives. But till today there is no any separate building for this such a great archive. Maharashtra State Archives have no any separate building for them. Till today it's working in the office is there, and this entire collection is there in Elphinstone College, Mumbai. So एक उनका पूरा सेक्शन उन्होंने उनके लिए दिया है स्टेट आर्काइव्स के लिए, बट दिस इज नॉट गुड. हमारे यहाँ पर जब हम इतना महत्व उसको देते हैं आर्काइव्स को और उसके कलेक्शंस को, so it should need at least their own building. Then Kanamera Public Library of Egmore, Chennai, which is one of the important archives and library, which has a collection over 6 lakh books, and the collection includes rare books including AD 1608 Bible, 20,000 rare books, and 10,000 rare volumes of journals, and they are also around 75 years old. Then you can see here the building of that Kanimara Library, which was the dream project of Jayalalitha. She was the CM Tamil Nadu. You can see this beautiful look of the library there. And then Anna Central Library, another most important library in Chennai, and it is an worth of 172 crore rupees project. So as per my knowledge, this is the India's largest or the biggest budget for a library. So here you can see 8 acres of land, 9-floor library house is a total area of 3,30,140 square feet, and capacity to accommodate 1.2 million books. So now it has a collection of 5,50,000 books, 28,000 manuscripts, and daily visited 2,700 people. This is also a good sign, because there are such great libraries or the archives, but very less footfall there. बहुत कम लोग libraries को और archives को visit करते हैं. But this is a good thing, and this library have the latest technologies they used there. If you see here, that includes automated issue and return of books, user smart cards, access controls, radio frequency identification technology, and self-check counters. So this is an interesting thing which used here. You can see here this building, and this is the inside view. Actually, this is of a program hall, but such type of the facilities also we need in our archives and libraries for the different programs or the seminars or workshops. And again, this Saraswati Mahal Library of Tanjavur, last time also we mentioned regarding this, which has a collection comprises of 49,000 volumes and 46,000 of manuscripts. And here, Andhra Pradesh State Archives and Research Institute, now it's separated as the Telangana and Andhra Pradesh, which have over 50 million documents and of Bahmani rulers, Qutub Shahis and Asaf Jahi. Then the Rajasthan State Archives, so this is also one of the most important, and around 200 years record over here. And here you can see their archives and these collections. Now here is the list, because we can't express all, we can not give any details of these all.
So this is an just a list. Around 21 states have their own state archives. Assam, this is a list of all state archives. Assam, Uttar Pradesh, Bihar, Delhi, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, like that, up to Sikkim State Archives. Okay, so then Central Institute of Buddhist Studies from North India, if you start, these are the most important centers which have the archives, which have the best collection of manuscripts and the rare books. So Central Institute of Buddhist Studies, Leha Tezpur University collection, and one of the most important here is Rampur Raja Library. If you have an idea regarding the manuscript collection in Rampur Raja Library, it's an excellent archive and the collection. So again, it's mentioned over here, Indian Conservation Institute, Lucknow. So for to study of the conservation and preservation of all types of the objects, not only the archives, but others also. So this is an important institution. So like that, there are different institutes. You can see here, Central Library Banaras Hindu University, but one name it's not mentioned over here, Sampurnananda University Varanasi, which have around 1 lakh manuscripts and all are digitized now. So such type of the institutions are there. Then this is the southern part of India, from Oriental Research Institute, Venkateswara University, Tirupati, Salajang Museum, Hyderabad, to Tamil University, Tanjore. So these are the important collections. Then you just take the screenshot. If it's not possible now, then when I will share the recording with you, then at that time also you can take the screenshot of these all. Then Khudabakhsh Library, Khudabakhsh Oriental Public Library, Patna, to Scindia Oriental Research Institute, Vikram University, Ujjain. A name which is not mentioned over here. It is an Vakankar Sangrahalaya, Ujjain. It has also a great collection, thousands of manuscripts over there in Ujjain. So now we move towards the this archives management or administration. So the hierarchy of information management. You just see over here. This is from the World Bank archives. Okay, so you just see this information management, and they mentioned over here records management, archives management, publication management, database management. And as you can see, records managers, archivists, librarians, and information systems managers. So such type of different management techniques over there. Now here again another thing, Chief Secretary for Administration's Office. If this system which used in US and UK and in European countries. So particularly for the government record. So Chief Secretary for Administration's Office, Government Records Service Director. So Legislation and Planning Office, Public Records Office, Preservation Service Office, Record System Development Office, Record Management and Administration Office. So here again you can see this archives or legislation and planning, and then public record. So up to here the archives, then you can see here the curator, then chief executive officer again, and then again these are the different posts over here. Then particularly for the business archives, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, जो बड़े बड़े बिजनेस है, उनके जो आर्काइव्स है, उसके लिए जो सिस्टम यूज की जाती है, मैं यहाँ पर नेशनल लेवल के आर्काइव में भी बात करता हूँ. तो ये पोस्ट होते हैं वहां पर डायरेक्टर जनरल, और उसके बाद जो है डायरेक्टर की पोस्ट हो सकती है, डिफरेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं, देन असिस्टेंट डायरेक्टर्स. फिर उसके बाद सर्विसेज किस तरह की, रेफरेंस सर्विसेज, प्रिजर्वेशन, पब्लिक प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑपरेशंस, उस तरह से जो है अलग अलग पोस्ट होगी. एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस तरह से वो हायरार्की बनेगा. देन हियर नेशनल आर्काइव्स, इंडिया की जब हम बात करते हैं, भारत की पर्टिकुलरली जब बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, नेशनल आर्काइव्स कमेटी है. फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर प्लानिंग डिवीजन है, एक्विजिशन डिवीजन है, आर्काइव्स प्रिजर्वेशन डिवीजन, सर्विस डिवीजन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन, सेक्रेटरिएट, then personal office and accounting office. So this is in National Archives in India. Okay, so these position titles for archives and information management professionals, which used nowadays in our archives administration. So if you have your experience, then you can easily understood these things. पहले तो हमारे आर्काइव्स में, लाइब्रेरीज में, म्यूजियम्स में पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सर्वे.
क्योंकि कहाँ पर क्या है, हमको क्या लाना है क्या नहीं लाना है, ये बात सर्वेयर के द्वारा तय की जाती है। अगर आपने नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट का जो स्ट्रक्चर ढांचा अगर देखा, तो उन्होंने जब 2007 में 15 मार्च 2007 15 मार्च 2007 में जब शुरू किया था, तो उन्होंने सबसे पहले हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 50 सर्वेयर्स नियुक्त किए थे। आई वॉज स्टार्टेड माई वर्क एज अ सर्वेयर, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट सर्वेयर। उसके बाद में जो है फिर सर्वेयर से आपको कलेक्शन ऑफिसर, एक बार सर्वे हो गया, यहाँ पर ये डाटा अवेलेबल है, सॉरी मैन्युस्क्रिप्ट्स और रेयर बुक्स जो भी आर्काइवल मटेरियल अवेलेबल है, तो उसके बाद उसमें से क्या कलेक्ट करना है क्या नहीं करना है, ये कलेक्शन ऑफिसर तय करेगा, वो लेके आएंगे, इट विल कलेक्ट। उसके बाद आर्काइविस्ट का जिम्मेदारी है, आर्काइविस्ट तय करेगा अभी इसके बाद ये कलेक्शन जो है इसका क्या करना है। जैसे हमने लास्ट टाइम में एक्सेशनिंग एंड कैटलॉगिंग केस में देखा था, एक बार बॉक्सेस अगर आ गए तो बॉक्सेस को खोलने से लेकर आगे की जो जिम्मेदारी है उसको आगे क्या करना है, इट्स एन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्काइविस्ट। देन एक आर्काइविस्ट जब उसको कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन अगर कुछ करना है तो उसके लिए जब वो सेक्शन के लिए भेजेगा, आर्काइव्स लैबोरेटरी अगर आपके यहाँ होगा, देन इट्स ड्यूटी ऑफ कंजर्वेटर। देन डिजिटल आर्काइविस्ट इन द डिजिटाइजेशन एंड आफ्टर प्रोसेस, ओके, yesterday we saw that. Then document controller, अभी ये क्या है, आप चाहे डिजिटाइजेशन करें, आप चाहे कुछ भी यानी कंजर्वेशन करें, फिर उसके बाद उसको आगे क्या करना है, आप उसको डिस्प्ले में रखना है या फिर आप उसको responsibility of document controller, okay. Then the heritage officer, why we need this, because when after completing the digitization or the conservation preservation work, or if you put it in library or you put it in your display, अगर उसमें से कोई भी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो कौन बताएगा, हेरिटेज ऑफिसर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करेगा, उसका जो भी जहां पर जो जानकारी देना है, अगर हमारे पास गाइड है तो गाइड को बताएगा, अगर कोई लाइब्रेरी में आता है तो इसके बारे में उसको ये जानकारी देनी है, डिस्प्ले में है तो म्यूजियम गाइड को बताएगा कि उसको ये जानकारी देनी है, अगर हमारे कहीं स्ट्रॉन्ग रूम में अगर रखा है, वहां पर कोई अगर स्पेशल गेस्ट आते हैं तो उनको उसके बारे में क्या जानकारी देनी है, ये सारी बातें जो है हेरिटेज ऑफिसर विल डिसाइड। देन इंफॉर्मेशन एनालिस्ट, अभी जो भी डाटा आपके पास सारा कलेक्ट हो चुका है आर्काइव्स में, पर्टिकुलरली ये पोस्ट जो है मॉडर्न आर्काइव्स में यूज की जाती है। सो जो डिजिटल नेटवर्किंग और डिजिटाइजेशन की हम बात करते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है या जो इंफॉर्मेशन हम क्रिएट करते हैं, सो व्हाट इज द प्रोसेस आफ्टर दैट, सो ये बातें जो है ये इंफॉर्मेशन एनालिस्ट तय करेगा, और उसमें से अगर बाहर से कुछ डेटा आता है, उसमें से अगर हमें हमारे लिए कुछ बहुत ही आवश्यक है, तो ये बात वो जो है आर्काइविस्ट को या जो भी डायरेक्टर है उनको इन्फॉर्म करेगा। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिस्ट। इंफॉर्मेशन मैनेजर, एनालिस्ट जो है उसको एनालिसिस करके बता देगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन आगे जो भी प्रोसेस है उसके बारे में, जैसे हमारे यहाँ पर किसी भी कंपनी में मैनेजर है, सो एचआर मैनेजर अगर है तो हमारे पास जो मनुष्यबल जो भी मैन पावर है हमारे पास, उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है। सो इंफॉर्मेशन मैनेजर विल डिसाइड हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर आवर आर्काइव्स और फॉर आवर इंस्टीट्यूशन एंड हाउ कैन वी जनरेट द रेवेन्यू। ये बात जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोविनियर शॉपी हमारे यहाँ म्यूजियम्स में हम बात करते हैं, और हमारे यहाँ पर सोविनियर शॉपी का भी मैनेजर है हमारे संग्रहालय में। हमारा वो मैनेजर हमारे संग्रहालय को हर एक महीने का मिनिमम 1 लाख रुपए, मिनिमम 1 लाख रुपीज वो हमें देता है, उसका रेवेन्यू देता है। सो इंफॉर्मेशन मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पास हमारे आर्काइव्स में जो भी डेटा अवेलेबल है, रिसर्चर्स के लिए, यूजर्स के लिए बेस्ट स्टाइल्स, इजी यूजिंग मेथड्स जो है वो हम कैसे दे सकते हैं उनको, और उससे हम क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, या हम उसको एजुकेशन नेटवर्क के लिए कैसे दे सकते हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंफॉर्मेशन मैनेजर की होगी।
knowledge manager and information manager, both responsibilities are near about same. अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन और नॉलेज में एक बात है कि अगर आप उस इंफॉर्मेशन को आगे चल करके प्रैक्टिकली कहीं इंप्लीमेंट करना है, लेट अस सपोज आर्ट रिलेटेड अगर कोई डाटा आपके पास है आर्ट रिलेटेड, और इफ यू हैव अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट, तो उसको ट्रांसलेशन करना है, एडिटिंग करना है, फिर पब्लिश करना है, या फिर जो भी आर्ट से रिलेटेड जो डाटा आपके पास अवेलेबल है, आर्टिशियंस को बुला करके या जो भी एक्सपर्ट्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, उनको बुला करके उनके द्वारा जो आर्ट जो प्रैक्टिशनर्स है, तो उनको वो हम कैसे थ्योरी से प्रैक्टिकली कैसे करवा सकते हैं, ये जिम्मेदारी जो है नॉलेज मैनेजर की होती है। आज के इसमें हम इसको R&D कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, सो इन आर्काइव्स दिस टर्म यूज नॉलेज मैनेजर, देन रिकॉर्ड्स ऑफिसर एंड रिकॉर्ड मैनेजर, we have idea regarding that, it's around same responsibility. Then record keeping consultant, जिनके पास ये पोस्ट अवेलेबल नहीं है ऊपर की, तो वहां पर रिकॉर्ड कीपिंग कंसल्टेंट जो होगा वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। देन अभी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आज के सेशन का मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस बात को अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए हैं टिल टुडे इन आवर दिस एंटायर कंट्री, इन एनी आर्काइव्स, हमारे यहाँ पर आज भी जो आर्काइव्स में जो बात नहीं होती है, एंट्रेंस की हम बात करते हैं, एंट्रेंसशिप की हम बात करते हैं, बट ग्रेजुएट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम आर्काइव्स में कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हम उनसे कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है। प्लीज नोट दिस, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्लीज ट्राई टू यूज दिस with your students, if you are the teacher or the professor in your college or your university, or if you are an archivist, then please use this for the colleges surrounding nearby you. Okay, so task क्या होगा उनके लिए? decision about the access to records, consultation in the reading room, answering of written requests, appraising and describing records, preparing and be responsible for projects. So these are simple tasks for them, and the skills which we need are to we develop diploma as an archivist. If possible, then you can start this. Then proficient in relevant office and archive software. So if you are expert in that, then only you can do this. So try to start to use such type of the software. Flexible and well organized, ability to take stress is to dealing with users, ability to work independently and in a team, and openness to change. So such a skills you should need to develop. Okay, then post graduate level के लिए जब बात करते हैं, टास्क उनके सामने डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल ऑफ द आर्काइव। सो बच्चों को इतना एनर्जेटिक रहते हैं, उनके पास इतना जोश होता है कि जब हम उनको कोई ऐसी बात करते हैं कि एक हमारा आर्काइव कैसे हो, क्या तुम बता सकते हो कि क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, इतने बेस्ट मॉडल उनकी तरफ से आते हैं। इन लास्ट आवर कोर्स हमने ये असाइनमेंट रखा था कि आप किस तरह का आर्काइव चाहते हैं, उसका क्या उद्देश्य हो, किस उद्देश्य उसे बनाना चाहिए, हाउ इट वर्क्स, वो कैसे काम करना चाहिए, व्हाट विल बी आवर कंट्रीब्यूशन फॉर इट। तो लोगों ने, हमारे स्कॉलर्स ने और स्टूडेंट्स ने, पर्टिकुलरली कॉलेज स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे मॉडल्स, इतना अच्छा उसका राइटअप करके भेजा था। सो इससे हम समझ सकते, सो दे हैव रियली एनर्जेटिक, they are the really energetic students and there are the different ideas. So directing and managing the archive, including its employees and financial responsibility. This thing when I was visited this Edison Public Library in US, I was experienced this thing there. वो लोग वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अपने साथ में अपने लाइब्रेरी में आर्काइव सेक्शन में ले जा करके साथ में बैठ करके वो सिखाते थे कि ये कैसे करना है, कोई अगर कोई चीज मांगता है तो उनको हम कैसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना है, अगर कुछ क्रिटिकल्स है उसके बारे में कैसे डील करना है, फाइनेंशियल अगर कुछ वर्क्स है तो वो कैसे करना है, छोटी छोटी बातें मगर उनको वो सिखाते थे, प्रैक्टिकली सिखाते थे। जैसे हम बैंक में जाकर के कोई रिसीट कैसे करते हैं, पैसे देना है तो कैसे करना है, कैश रजिस्टर जो है वो कैसे मेंटेन करना है, तो ये सारी बातें हम सीखते हैं। सो लाइक दैट इन आवर आर्काइव्स वी शुड नीड टू गिव सच टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स टू देम। सो दीज आर द टास्क फॉर द स्टूडेंट, advising the authorities on records management, development of concepts for access and publication of scientific papers,
or not only need scientific but other papers too. Then the skills, diploma as an archivist, post graduation level, PhD is required. So proficient in relevant office and archive software, high commitment, ability to take stress, flexibility and assertiveness, very good conceptual and organizational skills, personal management skills. अभी ये जो बातें हैं उनके पास क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ हम क्या डेवलप करना चाहिए, ये दोनों के लिए यहाँ लिखा हुआ है. So generally you just see this type of the works over there. So in the administration or in archives, the preservation and management of records, reference services to scholars, researchers and people to create reference tools, survey and acquisition of records, publish the publications based on the records, exhibitions of the historical documents and photographs, inspection of public and private records on district and taluka levels. ये बात अगर आप इसमें से कोई भी एक अच्छे से अगर सीख जाओगे, स्क्रिप्ट एंड लिपि ट्रेनिंग, अभी यहाँ पर जो मेंशन किया है अलग अलग भाषा और लिपियों का अध्ययन. इफ यू आर परफेक्ट इन मूडी देन यू कैन वर्क इन आर्काइव्स ऑफ महाराष्ट्र और इन तंजावर सरस्वती महल लाइब्रेरी लाइक दैट. सो स्क्रिप्ट ट्रेनिंग, अदरवाइज यू कैन आल्सो टीच, आप भी सिखा सकते हैं. अगर आपको इस तरह की कोई भी स्क्रिप्ट मालूम है कि जो आज की तारीख में जो जनरल यूज नहीं की जाती है, इफ यू आर एक्सपर्ट जस्ट से टू अस आल्सो, हम आपको इनवाइट करते हैं. दिस इज एन काइंड इनविटेशन टू यू. यू विल बिकम अ रिसोर्स पर्सन फॉर अस एंड वी विल प्रोवाइड द स्टूडेंट्स टू यू सो दैट यू कैन टीच टू देम. वी विल प्रोवाइड योर ऑनरेरियम टू. तो हमारे पास इस तरह से हम मोडी, जापानीज और ये सभी कोर्सेज करते हैं. तो आप भी जो है इस तरह से ये सीखना है और सीख के उस नॉलेज का आर्काइव्स में यूज कर सकते हैं. एंड ये किया जा रहा है nowadays. The application of reprography, process of microfilming and scanning and digitization. So अभी तो रेफ्रोग्राफी से बजाय ज्यादा जो है हमको डिजिटाइजेशन की हम बात करते हैं. Conservation, preservation of the archival material, restoration is also there, and record management training. आप दूसरों को ट्रेन करना है. ये म्यूजियम करियर्स की जब हम बात करते हैं, आर्काइव्स करियर्स की जब बात करते हैं, तो उसमें हमको ये देखना होता है कि न्यू टेक्नोलॉजीज नए जनरेशन को नई परिभाषा के साथ हमको ये सारी बातें उनको बतानी है. अगर मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ में आर्काइव्स की अगर बात करूंगा तो आपको मुझे लगता है शायद ज्यादा ठीक से समझ में आएगी. ये आपको याद रखना है कि आपके डेली नोट्स जो है वो शेयर करने हैं, और अगर शेयर नहीं करेंगे तो लास्ट में कृपया सर्टिफिकेट मत मांगिए. मैं बीच में ही बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी भी जो है सिर्फ 10 एक स्कॉलर ऐसे हैं जो रेगुलरली अपने नोट्स शेयर कर रहे हैं. सो वेरी हम्बली जस्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट. ओके, अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल की बात करेंगे क्योंकि अभी ये जो मैंने प्रेजेंटेशन जो है मैं यहाँ पर बंद करता हूँ और हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बिकॉज वी नीड डायलॉग, नॉट वन वे बट इट्स अ म्यूचुअल, बोथ साइड डायलॉग होना चाहिए. प्रैक्टिकली जब हम किसी आर्काइव्स में वर्क करेंगे तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल कुछ यहाँ पर दिए थे. सो कैन एनीवन से फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट द वर्क? म्यूजियम की जब हम बात करते हैं, म्यूजियम डिजाइन, नया म्यूजियम स्टार्ट करना है तो हम आर्काइव्स की यहाँ पर बात करेंगे. इफ यू वांट टू स्टार्ट आर्काइव्स, सो व्हाट शुड बी देयर? Survey of the records, sir. Survey of the records. So nice. Okay, thank you. Next. Develop a database of the available records and then categorize them, and based on that we can plan how it can go about next. Okay, thank you. So develop a database, categorize and further process. Okay, so surveyed information can be entered into a database, yes, which has the details of quantity, quality, and the topic. Yes, and then we can use a retention schedule to sort the data by A, B, and C category, and then you can appraise the record accordingly. Thank you. Before of that, just I want to ask to all of you that is there anyone have the practical experience to collect the records from the field? Field work का किसी को experience है? Manuscript collection, archival sources collection. Anyone have such experience? We have for the the objectives. One by one, please, one by one. Yes. So for aim the and the objectives should be decided, sir, primarily when we want to start archival works.
we have to fix our aim and the objective. Which kind of the archive we are going to start at the So museum? nice. First of all, we just need to think over about what is our aim, what's our objective. Okay. Now here the question is that, is there anyone have the practical experience to collecting archival sources from different places? So for the EAP project, we have visited villages. It's mainly meant as a village archive. It's primarily, we start with Tamil agrarian history, where legal records are available in the villages. So we visited house to house and inquired about it, and accessed the records from them, and then digitized at their home, and then handed over the soft copy to them. Yes. That's what how we carried out. Now there are number of questions regarding this. First is that under which project you are starting this one? Endangered Archives Program, sir. Endangered Archives Program. So nice. Okay. Yeah, And second question is that, are people ready to give the these sources? No, sir, it is not such easy task. That is where we have spent most of the time convincing them, because they feel it is coming from their ancestor. It is a treasure. Yes. And whether they read it or they don't read it, they feel and believe that that has some valid information, though it is a social historical document for the researchers, which they don't want to reveal to others or hand it over to others. So that we spend most of the time convincing them to hand over the records to us. Approximately how much required for to take any archival source from any one person or any institution? How much time it required? Around. We actually, the initial person is, it was accidentally bound by my colleague Zoe Headley in a Madurai color caste headman's house, because they were ancestrally, they were like going to the different villages. For any unknown person, how much time generally required? Please just like a day, like what, it's not one single full day it is taking to convince them, and it is also not done at a given date. Like it will take 2-3 times. You have to visit them and then go with their known people to go and convince them, okay, these guys are, we knew the guys, please, they have done it in my village, in my house, why don't you show to them? They will look at your material and then decide whether they can do the digitization. Thank you. Thanks a lot, sir. Now please be careful and please notice that what is the pain there. कितना तकलीफ होता है कि कोई मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन करना है, कोई आर्काइव्स मटेरियल कलेक्ट करना है, कोई म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करना है, उसके लिए कितना पेन होता है, कितना तकलीफ उठाना पड़ता है। ये जो लोग कलेक्ट करते हैं ना, उनसे पूछिए। हम लोग माने द नोटोरियस पर्सन, नॉट फॉर अस, द नोटोरियस पर्सन जो आर्काइव्स में जाके किसी मटेरियल को या किसी किताबों के ऊपर जो लाइन खींचते हैं, किसी आर्काइवल मटेरियल पर जो पेंसिल से या पेन से या किसी भी नोकदार चीज से जो उसको खराब करते हैं, या किसी हेरिटेज साइट पर जाकर उसको खराब करते हैं, यहाँ आपको पूछना है कि उसको पाने के लिए क्या क्या मेहनत लगती है, ये आपको समझना है। Why should we need this dialogue? Now the second thing, आर्काइव्स एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, सो सबसे पहले तो शुरुआत ये है, प्लानिंग इज एन अपार्ट थिंग। जो संतोष यादव जी ने जो बताया, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ये डिसाइड करना है और आगे चलना है। वंस इट डिसाइडेड, देन व्हेन वी वांट टू स्टार्ट द वर्क, सो यू कैन सी हियर, इफ यू हैव योर ओन मनी, नो एनी फंडिंग, अगर आपको किसी का फंडिंग नहीं है, एंडेंजर्ड आर्काइव्स प्रोग्राम, एनएमएम, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट और एनी स्टेट आर्काइव्स, अगर इस तरह का कोई फंड नहीं है, बट इफ यू हैव पैशन, अगर आपको करना ही है, उस समय कितनी मुश्किल हो सकती है। पहले तो लोग ये बोलते हैं घर में जाने के बाद, फर्स्ट दे आस्क, किसकी तरफ से आए हो, गवर्नमेंट की तरफ से आए हो क्या? नहीं, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को घर में नहीं आने देंगे। यहाँ से डायलॉग शुरू होता है। Yes, sir. It is all about the awareness. There is a lot of people, they don't aware the importance of the archives documents, actually manuscript and all those the sir is talking about. It's all about, I think, related to the awareness matter. People are not much aware.
what is the use of this document to them? नहीं है, तो आर्काइव्स एडमिनिस्ट्रेशन में Definitely, sir. And sometimes we can see that the language is also the barrier. So Yes. at the time we face a lot of problem in that. That the is the language barrier is a different thing. But before of that, just I want to say, though same language used by you and the people nearby you, but till then जब कोई अननोन पर्सन के पास आप जाते हैं, अगर परिचित है तो अलग बात है, किसी अपरिचित अननोन पर्सन के पास जाते हैं तो वो पहले तो बोलते गवर्नमेंट से आए हो क्या, तो नहीं देना है गवर्नमेंट को। अगर देना भी है गवर्नमेंट से किसी के इससे आए हैं तो बोलेंगे कि ये हमारे सर ने जैसे बताया, ये हमारे फादर ग्रैंडफादर और उनकी तरफ से आया है, हम आपको क्यों देंगे। इसके बाद जाकर के जब आप उनको कहेंगे नो नो आप हमें मत दीजिए, हम जो है सिर्फ आपको जो है उसका लिस्टिंग बनाना है, सिर्फ कैटलॉग बनाना है, सिर्फ डिजिटाइजेशन करना है, उसके लिए भी लोग ना कहते हैं। ये इसको आप जब समझेंगे, व्हेन यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स देन यू कैन अंडरस्टूड व्हाट द ग्रेट पेन बाय दिस आर्काइव जिन्होंने भी बनाया है, मैन्युस्क्रिप्ट का कलेक्शन जिन्होंने किया है। महाराष्ट्र के अगर एग्जांपल दें तो वी.के. राजवाड़े, जी.एच. खरे, आर.सी. भांडारकर, such peoples, दत्तो वामन पोद्दार, they worked, तात्या साहेब कानोले, ऐसे लोगों ने कितना कलेक्शन किया। अभी सालार जंग की बात करते हैं या और भी कोई लोग जो म्यूजियम, he was a लैंडलॉर्ड, वो तो बड़ा आदमी था, बट कॉमन मैन के लिए ये कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। कलेक्शन करने के बाद नाउ द सेकंड प्रोसेस, ठीक है, लोगों के तरफ जाकर के रिक्वेस्ट करके कई बार उनसे संपर्क करने के बाद after too many times visited, then they ready to give you, लेके आए। Now the second question, now in present context, क्या किसी ने आपको दे दिया इसलिए ऐसे आप लेके आ सकते हैं? If anyone ready to give you the manuscript, are you ready to accept it and take to your archives? ऐसे ही लेके आ सकेंगे क्या? Is it okay? No, sir. Why? There is a lot of formalities, which we learn in the previous sessions. We have to transfer the copyrights and the rights of the documents as well as the documentation also. So these are the something formalities. Thank and you. It's a end of the donor as well as the receiver also. Yes. So thank you. So please remember this. जब कोई चीज देना चाहता है तो वो हम ऐसे ही नहीं ले सकते, उसके लिए फॉर्मेलिटीज, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसको फॉलो करना है। अगर लेके आएंगे तो उसको आपको उनको जो है उसका रिसिप्ट देना है या जो एग्रीमेंट है वो करना है। लाने से पहले जिनके पास है एट ओनर्स प्लेस उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। सौरभ जी थोड़ा रुकिए, बात करेंगे, अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं प्लीज गिव मी फ्यू मिनट्स। ओके, सो जब आप लेके आएंगे तो उसके लिए आपको जो है उनको उसका रिसिप्ट देना है, एग्रीमेंट करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। इफ इट्स नॉट हैपेंड क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फिर से मैं शेयर करता हूं। हमारे पास हमारे यूनिवर्सिटी म्यूजियम के लिए एक फैमिली ने उनका कलेक्शन हमें डोनेट कर दिया, मगर वो देते समय उन्होंने कुछ चीजों को अपने पास रख दिया, वो उनके पूजा और उस पर्पस के लिए, वर्शिप पर्पस के लिए उनको चाहिए थी, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। वो बोले वी नीड दिस फॉर आवर वर्शिप। तो हमने ठीक है, वो उनका पर्सनल इशू था तो हम नहीं लेके आए, बट लिस्टिंग बनाने वालों ने लिस्टिंग करते समय में जो लिखा था वर्ड सोर्स 20 ऐसा वर्ड लिखा था। सो प्रॉब्लम ये आ गया कि बाद में जब काउंट किए म्यूजियम में आने के बाद उस समय 19 ही थे और बीच में जो सोर्ड था वो नहीं था। सो वो सोर्ड नहीं था तो उसके बारे में क्वेश्चन रेज किया गया, म्यूजियम कमेटी के द्वारा क्वेश्चन रेज हो गया और उसके बाद क्या हुआ कि एफआईआर दर्ज किया गया और वाइस चांसलर और सभी जो लोग थे उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया कि ये सोर्ड जो है वो चोरी हो गया यहाँ से। सो ये तो रॉबरी का केस बन गया। सो डॉक्यूमेंटेशन हमने किया था वो पक्का किया था, हर चीज जो लेके आए थे उसका फोटोग्राफी किए थे उनके ओनर प्लेस पर, और यहाँ लाने के बाद भी जब रख रहे थे उस समय भी डॉक्यूमेंटेशन फोटोग्राफी किए थे और हर इसको फोटोग्राफ का नंबर भी दिया गया था। और जैसे ही वो खत्म हो गया उसकी 3 कॉपियां बना दी गई एंड 1 कॉपी हमारे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को दी गई, 2nd कॉपी
जो ओनर थे उनको दी गई, एंड थर्ड कॉपी वाज इन म्यूजियम। तो क्या हो गया कि जब एफआईआर दर्ज हो गया तो हमने कहा कि तीनों तरफ की कॉपियों को मैच कर लीजिए। पुलिस को ये इन्फॉर्म किया गया कि तीनों तरफ की कॉपियों को मैच कर लीजिए। रजिस्ट्रार के पोजीशन में है, वो तो संग्रहालय का व्यक्ति नहीं लेके आएगा ना एक बार देने के बाद में। सो यू कैन वेरीफाई दैट। एंड द सेकंड थिंग इज दैट जो ओनर थे वो खुद वो सोर्ड लाके दिखा दिए, हमने ये नहीं दिया है, हमने अपनी पूजा के लिए रखा हुआ है। सो व्हाई शुड अननेसेसरी एफआईआर जो है म्यूजियम का जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज किया जा सकता है? These practical experiences are most important in our this day-to-day work. तो आर्काइव्स एडमिनिस्ट्रेशन हो या म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन पक्का होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। Then the third thing is that when once that collection आपके पास आ गया, उन्होंने दे दिया, आपने लगा दिया, इट्स ओके, ये सारी चीजें हो गई। थर्ड थिंग इज दैट आपको डे टू डे उसका मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस के लिए जो स्टाफ है, उसके लिए जो अमाउंट चाहिए, वो आपको कैसे जनरेट करना है। फोर्थ थिंग इज दैट सिर्फ कलेक्शन को जितना है उतना ही नहीं रखना है, उसको फिर आपको जो है कुछ कलेक्शन में रखें, कुछ डिस्प्ले में रखेंगे, या कुछ आप स्टोरेज में रखेंगे, कुछ रिसर्चर्स के लिए अवेलेबल कराएंगे, आपके ग्रंथालय में आप देंगे, जो भी है। बट वो बढ़ते रहना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। देयर विल बी एडिशंस, देयर शुड नीड द एडिशंस। नहीं तो क्या हो जाएगा, उतना आ गया बस खत्म, अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो वन डे इट विल बिकम लाइक अ डेड शो, क्योंकि लोग कहेंगे कि ठीक है भाई, है थोड़ा बहुत उनके पास है, इट्स एन स्मॉल कलेक्शन, अब आगे क्या करना है। सो हमको वहां नहीं रुकना है, आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए फिर और जो भी उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, जो भी फंडिंग चाहिए, वो सब करना है। So it means that it's an continuous process. Any institution, though it is an archives or museum or a library, it is a continuous process, and this administration works will continue. Future में जो work, जो systems, जो methods, जो अलग अलग आप use करेंगे, उसके लिए आपके पास अलग अलग experts चाहिए। Then आपको ये पहले ये सोचना है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 25 साल के बाद हमारा आर्काइव्स क्या होगा, उसके लिए हमें किस तरह के एक्सपर्ट चाहिए। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स को अगर आप आपके यहाँ पर लेके आएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि उसमें से अगर 10 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, 100 स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें से एटलीस्ट 1 or 2 जो डेडिकेटेडली वर्क करते हैं, तो आप उन्हीं को और अच्छा और प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके, और बेस्ट ट्रेनिंग अगर बाहर कहीं मिलते हैं वहां पर उनको ट्रेनिंग दे करके आप आपके आर्काइव्स के लिए उनको क्यों नहीं इनवाइट कर सकते। ये अगर आप करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि द पर्सन जिसके जीवन की शुरुआत, द जर्नी विच स्टार्टेड फ्रॉम योर आर्काइव्स और योर म्यूजियम, ही विल डेडिकेट हिज लाइफ फॉर योर इंस्टीट्यूशन। तो हमको ये बातें हमारे स्कूल और कॉलेज से शुरू करनी चाहिए और उनके साथ मिलकर के ये एक्टिविटीज करनी चाहिए। द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज दैट द आर्काइव्स एडमिनिस्ट्रेशन और द म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेशन should start their work from the schools and colleges, so that in future you will get the best experts. अच्छे लोग आपको मिलेंगे, the dedicated team you can create, आप जो है एक अच्छा टीम बना पाएंगे। And once you have a best team, then आपको आपका ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक पाएगा। Only 2 examples I want to mention here. One is the Smithsonian institutions. It's not only working in the museum field, but in archives field also. Smithsonian institutions. Second is the Museum of Modern Art, MoMA. So just search in Google these 2 words, Smithsonian institutions and MoMA. पिछले कुछ ही सालों में उन लोगों ने संग्रहालय तो खड़े किए हैं, but they have a great archives within few years, only in last 1 or 2 decades, and they have expert team. उनका काम करने का जो तरीका है, what's their technique, what's the methodologies they used for work in their archives or the museums. When I was visited there, I was trying to learn these things. So just I want to share this with you. So humbly thankful to you. Now I request to Saurabh ji. Very sorry for to stop you. If you want to say anything, then most welcome. सर मेरा 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट कि जैसे सर कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स या फिर कोई स्टाम्प पेपर कलेक्शन करता है, तो ऐसे तो है नहीं कि थोड़े से कलेक्शन करते ही वो म्यूजियम खड़ा कर देगा, उसको भी कलेक्शन, म्यूजियम के लिए एक लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन चाहिए।
तो सर स्टाम्प पेपर्स हुए या फिर कोई मैन्युस्क्रिप्ट हुए, इनको कलेक्ट करने के लिए कोई रूलिंग है या गवर्नमेंट से, या कोई भी ऐसे कर सकता है? क्योंकि मैंने जब बीकानेर, हाँ, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे मैंने कहा, इंडियन एंटीक्विटीज एक्ट 1969 वगैरह जो है आप पढ़िए, आपको उसमें वो जानकारी मिलेगी। इसका एक कंप्लीट सेशन हमने इसके पहले लिया हुआ है, मैं वो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको उसके सारे डिटेल पता चलेंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता। सर मैंने बीकानेर आर्काइव्स डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है उनसे इसी चीज के बारे में डिस्कस किया था, तो उन्होंने बोला कि स्टाम्प पेपर्स कलेक्शन के लिए अभी तक गवर्नमेंट का कोई रूलिंग नहीं है, कोई भी कर सकता है। स्टैम्प पेपर कलेक्शन के लिए ओके, वो कर सकते हैं, बट एक बात याद रखिए, मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्शन के लिए भी या किसी भी चीज के लिए रूल्स नहीं है, मगर आप अगर गलती से अगर कोई ऐसी चीज को ले लेते हैं कि जो चोरी हो चुकी है, तब आपको मुश्किल हो जाएगी। सेकंड थिंग इज दैट आप जो ले रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन रखिए। आप जो भी आप अगर बाय कर रहे हैं, अगर परचेस कर रहे हैं, उसका भी डॉक्यूमेंट रखिए, कुछ रिसिप्ट, कुछ वाउचर बनाइए, रखिए, नहीं तो फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि देने वाला आपके ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगा सकता है। थर्ड थिंग इज दैट जो भी लेंगे उसको रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि वो ऑथेंटिकली आपकी चीज हो जाए। तो सर ये रजिस्ट्रेशन एक्चुअल में मेरे पास खुद के पास एक पर्सनल कलेक्शन है, मैं स्टाम्प पेपर्स का करता हूँ और उन पे पेपर प्रेजेंट का भी काम करता हूँ मैं उनको भी, तो उसको सर ना मतलब कहाँ रजिस्ट्रेशन करूँ मैं उन चीजों का, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एट प्रेजेंट ये कलेक्शन में मेरे पास है अभी। इसीलिए मैंने आपको ये बोला 1979 का जो एक्ट है उसको पढ़िए, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, उसमें किस किस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो सब लिखा है डिटेल में, वो फॉर्म भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप उसको कर सकें। थैंक यू सर। Yes, most welcome. Any more questions? Just we'll see in chat box. सर एक क्वेश्चन है, तुम्हें नोट्स का किस मेल पर भेजना है? मुझे पता नहीं। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी लिख देता हूँ, उस पर आप ईमेल कर दीजिए। ओके। और जो भी नोट्स है सभी के लास्ट डे याद रखिएगा, आफ्टर कंप्लीट दिस कोर्स सभी का पीडीएफ बना करके एक ही फाइल लास्ट डे भी शेयर करेंगे तो चलेगा। 7 days नोट्स वी नीड टुगेदर, एक ही साथ में चाहिए। ओके, सो यू कैन शेयर इट लास्ट डे आल्सो। सर प्लीज एक बार जरा लिख लीजिए मेल बॉक्स में, चैट बॉक्स में देख लीजिए, ईमेल आईडी। ओके ओके, थैंक यू। Any more questions? If not, then we'll stop here. I think there is no more questions, sir. So thank you for this informative session once more. I have nothing new to say. Always thank you from my side. And how is your health now? Quite okay, quite okay. Quite okay. Yeah. Okay, because okay. After this session, complete time, it's rest only. Yeah, I understand. Thank you so very much, all the participants, and sir, thank you. Thank you. Tomorrow we'll meet again. Yeah. Thank you, sir.